गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप सभी को एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सेल डिवीजन, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन होता क्या है, पहले नंबर हम इसके लिए बेसिक समझ लें तो ज़्यादा बढ़िया है। आपकी जो बॉडी बनी हुई है वो बॉडी कैसे बनी हुई है। आपके जो फादर और मदर हैं उन्होंने क्या है, हाफ हाफ सेल दी, हैप्लॉइड सेल दी, और वो आधी आधी सेल मिलके क्या बनी, एक इस तरीके से पूरी सेल बनी। और उस सेल से क्या है, पूरी बॉडी का निर्माण हुआ कैसे। तो एक सेल से दो सेल बनी, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से जो सेल का डिवीजन होता है, इसी डिवीजन को क्या बोला जाता है, सेल डिवीजन। तो चलो आज हम बात करते हैं अन्नू एकेडमी पे। मैं अनिल एनडीएस आपके लिए जो सेल डिवीजन में मेन टर्म क्या होती है उस पर कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें होता है, एक साइंटिस्ट थे, इसमें तीन टर्म आती हैं, जिसमें पहली टर्म होती है इंटरफेस, और उसके बाद में दो मेन फेज होती हैं। ऐसे ऐसे समझिएगा, पहला होता है मिटोसिस और फिर होता है मियोसिस। तो जो मियोसिस होता है उससे पहले सेल क्या है, अपने आप को रेडी करती है मिटोसिस होने से पहले ही, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरफेज। तो जो मिटोसिस फेज है, उस मिटोसिस के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डब्ल्यू फ्लेमिन। कौन थे ये वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डब्ल्यू फ्लेमिन। डब्ल्यू फ्लेमिन ने क्या किया, पहली बार इस सेल को डिटेल बताई। ये हैं डब्ल्यू फ्लेमिन। डब्ल्यू फ्लेमिन ने 1882 में, कब, 1882 में इसे यूज किया एक टर्म। ये टर्म क्या है, माइटोसिस टर्म को। और इन्होंने ही पहली बार क्या किया, एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया। तो पहली बार नोटेड करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, डब्ल्यू फ्लेमिन। डब्ल्यू फ्लेमिन ने 1882 में क्या किया, इस टर्म को यूज किया, जो टर्म माइटोसिस। माइटोसिस होती क्या है, क्या काम करती है, इसके बारे में इन्होंने आगे वर्णन किया। ऑब्जर्वेट करने के बाद इन्होंने सेल में पहली बार इन्होंने एनिमल सेल को देखा और नोटेड किया कि इसकी कैसी फॉर्मेशन होती है। दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था ई स्टेसबर्गर। ये ई स्टेसबर्गर हैं। ई स्टेसबर्गर ने क्या किया, ई स्टेसबर्गर इन्होंने पहली बार 1875 में, कब, 1875 में ऑब्जर्वेड माइटोसिस इन प्लांट सेल। इन्होंने प्लांट सेल को देखा, और ये जो साइंटिस्ट थे डब्ल्यू फ्लेविन, इन्होंने कौन सी सेल को देखा, इन्होंने एनिमल सेल को। तो ये याद रखने वाली टर्म है। माइटोसिस में इन्होंने भी माइटोसिस प्लांट को देखा, 1875 में ऑब्जर्व किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जेवी फार्मर्स एंड मोरे। इन्होंने 1805 में 1905 में कॉइनेड द टर्म मियोसिस। इन्होंने पहली बार 1905 में इस टर्म को यूज किया, जिसे क्या बोला गया, मियोसिस। अब हम बात कर लेते हैं सेल डिवीजन होती क्या है। तो सेल डिवीजन में क्या होती है, जो मदर सेल होती है, ये क्या है, मदर सेल, इसे ऐसे समझिए, ये है मदर सेल। ये मदर सेल है, और मदर सेल क्या कर रही है, यहाँ पे फॉर्मेशन कर रही है किसकी, डॉटर सेल का। और डॉटर सेल क्या है, पुत्री सेल बना रही है। पुत्री सेल क्या कर रही है, फिर ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ मतलब बढ़ रही है, पूरी मैच्योर हो रही है। और बढ़ने के बाद यहाँ क्या हो गई है, ग्रोथ कर गई। और ग्रोथ करने के बाद फिर ये किसमें, जब ग्रोथ कर गई तो पूरी हो गई। पूरी होने के बाद ये किसमें चेंज हो रही है, ये मदर सेल में क्या हो रहा है, चेंज हो पा रही है। तो ये इसके बाद यहाँ पे आया, चेंज हो गया। चेंज होने के बाद ये मदर सेल अब क्या करेगी, डिवाइड करेगी, क्योंकि अब वो मैच्योर हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या करती है, ये डिवीजन कर जाती है, सेल का डिवीजन। और यहाँ से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ये सेल डिवाइड कर जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएंगी, दो सेल बन जाएंगी। कौन सी सेल,
ये डॉटर सेल बना देगी। तो इस तरीके से ये डॉटर सेल फिर आगे बढ़ेंगी, फिर ये जाके मदर सेल बनेंगी इस तरीके से, और मदर सेल फिर क्या करेगी, फिर डॉटर सेल का निर्माण करेगी। तो ये सर्कल कैसे चलता रहता है, पहले मदर सेल किसको जन्म दे रही है, डॉटर सेल को, डॉटर सेल फिर बड़ी हो रही है, ग्रोथ हो जाती है, फिर वो मदर सेल बन रही है, फिर वो डॉटर सेल बन रही है। तो इस तरीके से ये सर्कल चलता रहता है। इसी सर्कल को क्या बोला जाता है, सेल साइकिल। ठीक है, ये होता है सेल साइकिल। अब इस सेल को, जो ए सेल है, इसको समझिएगा। अब ये ए सेल थी, मदर सेल क्या है, ए सेल से वी सेल बनने में, मतलब मदर सेल से डॉटर सेल बनने में, और फिर ये डॉटर सेल मदर सेल बनती है, और यहां से यहां तक का जो समय लगा, इसी टाइम को क्या बोला जाता है, जो ये टाइम लग रहा है, इस टाइम को बोला जाता है मदर सेल डॉटर सेल का जो बनने की प्रोसेस है, इसी में बोला जाता है जर्मिनेशन टाइम। क्या बोला जाएगा इसे, जर्मिनेशन टाइम। तो इस टाइम का भी ध्यान रखना है। अगला आता है इंटरफेस। इंटरफेस से पहले इसमें एक जीरो फेज आ जाती है। ये वाली जो अवस्था है, इसे ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो जो ये होती है जीरो फेज। ये दो फेज, पहले नंबर आप इसे समझ लीजिए, सेल कितने पार्ट से डिवीजन हो रही है। पहला होता है इंटरफेस, ये है इंटरफेस, और अगला क्या होता है इसमें, माइटोटिक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल इंटरफेस की। तो जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज में क्या होता है, ये G0 अवस्था होती है। जो G0 अवस्था होती है, इसी G0 अवस्था के लिए कई नाम दिए गए। इसी के लिए रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। कौन कौन सा, इसे रेस्टिंग फेज भी बोल देते हैं। एक मिनट, जो G0 अवस्था है, इसको अगर हम इसे डिटेल में देखें, तो इस अवस्था को और क्या क्या नाम दिए गए, जैसे इसका नाम होता है क्वाई क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज कह देते हैं। दूसरा क्या कह देते हैं हम इसी को, रेस्टिंग अवस्था भी कहते हैं, रेस्टिंग स्टेज। और इसका नाम क्या दिया गया है, G0, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं जीरो फेज। तो ये इसके G0 की अवस्थाएं होती हैं, इसके नाम होते हैं दूसरे, इन नामों से आ सकता है। हम बात कर रहे हैं G1 की। तो जो G1 होती है, G1 अवस्था, इस अवस्था में कितने घंटे की होती है, पहले नंबर इसे याद रखना चाहिए, ये 11 आवर्स की होती है। कलर दूसरा ले लेते हैं, कम दिख रहा होगा आपको। 11 आवर्स की होती है। दूसरा क्या है इसमें, जो जीवन अवस्था होती है, जीवन अवस्था में पहला काम क्या हो रहा होता है, ये ग्रोथ, G फॉर क्या होता है, ग्रोथ। तो ये अवस्था में क्या है हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। पहला क्या है, इसमें क्या हो रहा है, सेल का ग्रोथ हो रहा है। इसे फर्स्ट ग्रोथ भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रोथ करेगी। ये अवस्था होती कितने टाइम की है, 30 से 40% ये टाइम लेती है। ठीक है, अगला क्या करेगी ये अवस्था, इसमें सेल्फ डिवीजन
सेल्फ डिवीजन के लिए रेडी हो जाती है, रेडी होती है। अगला क्या करेगी ये, इसी अवस्था में आरएनए प्रोटीन और क्या है, इन दोनों का क्या हो रहा होता है, सिंथेसिस हो रहा होता है, सिंथेसिस। ठीक है, अगला काम क्या करती है ये, आगे ये क्या करेगी, डीएनए डुप्लीकेशन के लिए तैयार होती है। डीएनए होता है एस में, डीएनए बनता है डबल डीएनए, लेकिन यहां पे क्या है, रेडी हो जाती है डीएनए डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के लिए क्या हो रही है, ये रेडी हो रही है केवल, क्योंकि अभी ये तैयारी कर रही है सारी। तो जीवन में क्या हो रहा है, ये सब तैयारी हो रही है। कौन कौन सी तैयारी हो रही थी जीवन में, इसे ऐसे समझिए, जीवन में क्या हो रहा था, ये सेल को तैयार कर रही थी, सेल डिवीजन के लिए सेल को तैयार कर रही थी। ये सब स्टेजें हो कहाँ रही हैं, ये स्टेजें सब यहाँ हो रही हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करती है, आप इसे देख पा रहे होंगे। ये क्या है, जीवन, ये G0 अवस्था है। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इतनी बड़ी अवस्था होती है, ये सबसे ज्यादा टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है ये, 11 आवर्स। ये लेती है कितना, 11 आवर्स, 11 घंटे की लगभग ये अवस्था होती है। टाइमिंग कितना लेती है, इतना। इसके बाद जो अगली अवस्था होती है, इसे बोलते हैं एस अवस्था, इसे डीएनए सिंथेसिस अवस्था भी बोलते हैं। अगर हम इसका टाइम देखेंगे तो इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है 4 घंटा। कितना होता है इसका टाइम, इसका होता है जो 4 आवर्स, 4 आवर्स। इसमें करती क्या है ये, अभी जीवन में क्या कर रही थी, ये रेडी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या करेगी, अभी ये रेडी होके काम करेगी। जैसे पहला काम क्या करेगी, ये डीएनए का सिंथेसिस करेगी। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस करती है। इसका टाइम कितना लेती है ये 30 से 50%, ये इसका टाइम होता है। अगला काम क्या करेगी, ये डीएनए रेप्लिकेशन करती है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, जेनेटिक मटेरियल को डबल बनाना है, तो डीएनए रेप्लिकेशन करती है। इसे ऐसे इस तरीके से, जो आपने मैंने समझाया होगा, ये डीएनए है, इसका क्या है, ये डीएनए है, और ये इस तरीके से इधर चला जाता है, ये इधर, और यहाँ से क्या कर रहा होता है, ये डीएनए दूसरा बनना होता है कुछ इस तरीके से, और ये इस तरीके से दूसरा। तो जो ये वाली प्रोसेस है पूरी, ये इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। अगला काम क्या करती है ये, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन का क्या कर रही है, सिंथेसिस करती है, सिंथेसिस। अगला काम इसका देखा जाए तो ये करती है क्रोमोसोम इन वैल्यू को डबल कर देती है। किसको, क्रोमोसोम क्रोमोसोम वैल्यू, क्रोमोसोम में किसकी, डीएनए की वैल्यू को हम इसमें लिख देते हैं, किसकी,
डीएनए की वैल्यू को। क्रोमोसोम में डीएनए, क्रोमोसोम में डीएनए की वैल्यू को क्या कर देती है, डबल कर देती है। यहां पर एस अवस्था में क्या हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है। तो ये इस तरीके से काम करती है। एस में क्या हो रहा है, 4 घंटे की होती है ये, और उसके बाद क्या करती है ये, डीएनए सिंथेसिस करती है, 30 से 50 घंटे का समय लेती है, 30 से 50। दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए डबल हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल उसका डबल बनता है। और क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जैसे प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। क्रोमोसोम्स डीएनए की वैल्यू डबल कर देती है क्रोमोसोम में, और इसके बाद ये एस फेस खत्म हो जाती है और ये किसकी तैयारी करने लगती है, एस फेस। पहले क्या आएगा, G0 फेज, फिर G1 फेज, फिर आएगा एस, और उसके बाद क्या जाएगा, G2 फेज। इसे इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे समझिएगा। इंटरफेज में क्या क्या होता है, ये इंटरफेस है। अगर इंटरफेस को देखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगी, G0, सॉरी थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, उसमें अलग दिखाई दे आपको। ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, पहले क्या होता है, G0, फिर क्या होता है, G1, फिर S और G2। ये अवस्थाएं होती हैं किसकी, इंटरफेस की। अब हम कौन कौन सी अवस्था पढ़ चुके हैं, G0, G1 और S। अब हम बात करेंगे G2। ये होती है G2 अवस्था। G2 में क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। G2 स्टेज में हमें देखना होता है, जो इसका मेन काम है, G2 का पहले नंबर हम टाइम की बात करें, ये इंटरफेस की तीसरी अवस्था होती है। वैसे अगर G0 की बात करें तो ये चौथी अवस्था होती है। तो इसका जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है, इसका टाइम होता है 4 आवर्स। कितना, 4 आवर्स। इसका जो टोटल टाइम होता है 4 आवर्स, अगर हम पूरे उसकी बात करें तो ये होता है 10 से 20% टाइम। सेल डिवीजन के टाइम को देखें, इसमें सेल क्या करती है, सेल ज़्यादा कुछ नहीं करती, ये सेल मेन काम करती है इसमें, सेल्फ डिवीजन, डिवीजन ऑफ रेडी, सेल को डिवीजन के लिए विर को रेडी कर लेती है। अगला इसका काम होता है वो होता है आरएनए और एटीपी, एटीपी एंड प्रोटीन, प्रोटीन ये क्या कर रही है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, सिंथेसिस। और ये इस तरीके से इसकी 3 अवस्थाएं कंप्लीट हो जाती हैं। पहला क्या है, इंटरफेस की 3 अवस्थाएं मेन होती हैं। अगर 0 फेज को छोड़ दिया जाए, G0 को, तो उसमें क्या होती है, पहले ही अवस्था को क्या बोलेंगे हम, G1, फिर उसके बाद G का मतलब ग्रोथ करने वाली, फिर उसके बाद S में क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है या सिंथेसिस हो रहा है, हम सिंथेसिस की बात करते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है G2, और G2 के बाद जो अगली अवस्था होती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसके लिए देखिएगा, ये वाली अवस्था क्या है, ये G0 है, इसके बाद G1 आ जाती है, फिर S, फिर G2, उसके बाद आती है M अवस्था। ये सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था होती है। और जो M अवस्था होती है, उस अवस्था को अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे कई कंडीशन होती हैं। देखो मैं यहाँ कुछ डिस्कस करना कोशिश करूंगा। जो M अवस्था होती है उसमें होता क्या है, हम इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं। M अवस्था में क्या होता है, देखो जो M अवस्था होती है, हम बात किसकी कर रहे हैं अभी,
एम अवस्था की। यहाँ पे G1 की काम खत्म, G2 का काम खत्म। हम बात कर रहे हैं अभी एम अवस्था। तो जो एम होती है उसमें काम क्या होता है, इसे एम अवस्था को ही क्या बोलते हैं, ये वाली स्टेज होती है जिसे मिटोसिस बोलते हैं। मिटोसिस को एम फेज बोल देते हैं कभी कभी, क्या बोलते हैं, एम फेज। एम फेज का काम क्या होता है, इसका एम फेज का जो मेन अर्थ होता है उसका अर्थ होता है धागों, धागों का बनना। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें होता क्या है। इसमें दो चीजों का डिवीजन हो रहा होता है। पहला डिवीजन किसका होता है, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन। फिर किसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म। दोनों का क्या हो रहा होता है, यहाँ डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद हम ये होता कैसे है, अगर इससे बेसिक देखें, देखिए जैसे न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलेंगे, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डिवीजन करने वाली प्रक्रिया का नाम होता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, इसमें कई फेज होती हैं जैसे पीएम, मैट। ये मैट में ना निमोनिक्स बताया था, जैसे कह सकते हैं प्रदेश का पीएम मैट पर बैठा। तो पी का मतलब प्रोफेज, पी एम का मतलब प्रोमेटाफेज, और इसका मतलब एम का मतलब मेटाफेज, ए का एनोफेज और टी का टीलोफेज। ये अवस्थाएं क्या है, न्यूक्लियस डिवीजन में यूज होती हैं। अगला जो होता है उसका काम क्या होता है, उससे भी बात कर लेते हैं। अगली टर्म है इसकी साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये भी डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को जो डिवीजन होती है उसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ये जो टोटल टाइम होता है इसका, ये कितना होता है, 5 से 10%, इतना टाइम होता है। ये होता कैसे है डिवाइड, देखो इस तरीके से, देखो ये इस तरीके की सेल होती है। सेल में क्या होता है, ये न्यूक्लियस पार्ट्स होता है, और ये ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, ये ही होता है साइटोप्लाज्म। और जो अंदर वाला पार्ट होता है ये वाला, इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे आप इस सेल में देख पा रहे हो, जो ब्लू कलर ये दिख रहा है ब्लैक कलर का, आपको ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये ऊपरी वाले हिस्से क्या है, साइटोप्लाज्म। ऐसे आप अगर हम इसे सेल समझें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जो एम फेज है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, वो कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, तो वो एम फेज में होता है। अब हम बात करते हैं इसकी जो पहली फेज होती है, इसे क्या बोलते हैं, प्रोफेज। प्रोफेज से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं, ये सेल वे इट इज नीडेड। जो सेल है वो डिवाइड क्यों करती है, अगर डिवीजन नहीं करेगी तो क्या होगा, डिवीजन होना क्यों जरूरी है, तो आप खुद सोच के देखिए, इसका मैंने आंसर नोट कर दिया है। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो क्या होगा, सेल डिवाइड नहीं करेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके का दिखाई, ऑर्गेनिज्म क्या नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। दूसरा क्या करेगा, फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अगला क्या होगा, फॉर टिश्यूज, टिश्यूज रिपेयर नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर सेल दोबारा से डिवाइड नहीं होगी, एक से दो सेल नहीं बनेंगे, तो ऑर्गेनिज्म जो छोटे से बड़ा हो रहा है, क्या बड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जितना बन गया उतना ही बना रह जाएगा, आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगला आता है फॉर रिप्रोडक्शन, वो अपनी जनरेशन को बढ़ा पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा। अगला आता है फॉर टिश्यूज रिपेयर, जो टिश्यूज हैं, अगर आपकी चोट लग गई कहीं तो वो चोट क्या है, लगी रहेगी, और आप उसके बाद में कुछ नहीं कर पाओगे, केवल बॉडी क्या करेगी, जैसा हो गया वैसा ही करता रहेगा काम।
तो हम इसके ये होती है इसकी आवश्यकता, सेल डिवीजन की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल में इंटरफेस और माइटोसिस पे हमने बात कर ली। माइटोसिस की कुछ फेज रह गई हैं, तो हमने इस पे अगर एक ओवरऑल आपको बताएं तो क्या है इसमें, इंटरफेज में कितनी फेज आ गई, इंटरफेज में इसको देखेंगे हम, तो इसमें कितनी फेज आ गई, इसमें आ गई G0, फिर क्या आया G1, फिर क्या आया S और G2, ये अवस्थाएं हैं। इसे गैप फेज भी बोलते हैं, गैप फेज, ठीक है, ये भी गैप फेज कहलाएगी, ये भी गैप फेज कहलाएगी। और S से क्या हो रहा है, ये सिंथेसिस फेज होती है, सिंथेसिस, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फोटो के अंदर आ गया होगा। M फेज में क्या है, ये M फेज है, ये वाले पार्ट्स, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, ये इस तरीके से। इसकी M फेज कितनी अवस्थाओं में होती है, ये 4 अवस्थाओं में होती है, वैसे 5 हो गई हैं अब, लेकिन आप 4 ध्यान रखें, पहली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इस तरीके से ये सेल डिवीजन का बेसिक रोल हो गया। अब हम बात करते हैं जो M फेज की कुछ स्टेज। इससे पहले हम बताएं व्हाट इज देयर इज नो सेल साइकिल, जैसे कि मैं क्लासों में भी करता हूं और यहाँ पर भी, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन पुटअप करते रहें तो आप भी एक्टिव रहेंगे और आपको पता रहेगा कि आप इसे पढ़ क्यों रहे हो, सेल डिवीजन होता क्यों है, कभी सोचा है। दूसरा, सेल जो डिवीजन है, सेल साइकिल है, उसकी अगर वो सेल साइकिल ना हो तब क्या होगा, तो क्या होगा, नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, अगर उसमें न्यू सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे हम आरबीसी की बात करें, आरबीसी का टाइम कितना होता है 120 दिन, तो अगर ये सेल डिवाइड नहीं करेगी तो ये इसके बाद क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, और फिर उसके बाद सेल बन पाएंगी, नहीं बन पाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी क्या करेगी, एक्सपायर कर जाएगी। दूसरा, सेल डिवाइड नहीं करेगी तो क्या होगा, नो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, तो यही ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, सेल डिवाइड नहीं होगी। नो ग्रोथ, ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। नो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। नो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में प्रॉब्लम होगी, इम्यूनिटी रिएक्ट नहीं करेगी, बैक्टीरिया जो जा रहे हैं वो जाते ही रहेंगे। उसके बाद क्या आएगा, नो लाइफ। तो ये इसकी बेसिक हो गई। अब हम बात करते हैं G0 फेज पे, हमने बता दिया कि इसके लिए जो G0 होती है, ये वाली फेज, इसके क्या क्या नाम है, ये नाम है, इंटरफेज की ये अवस्था है, इसे G0 फेज भी बोलते हैं, क्वाइसेंट फेज भी बोलते हैं, स्टेज रेस्टिंग फेज भी बोल देते हैं। थोड़ा आपको ये भी बता दें कि जो डिवाइड नहीं होती हैं सेल, वो कौन कौन सी सेल होती हैं जो डिवाइड नहीं होंगी। जैसे इसमें ये सेल डिवाइड नहीं होगी, जैसे नर्व सेल। दूसरा, हार्ट मसल सेल। अगला, जैसे न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं, कार्डिक मसल्स, ये मैच्योरिटी के बाद डिवाइड नहीं होती हैं। अगर ये न्यूरॉन्स डिवाइड होते रहेंगे तो क्या होगा, फिर आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, तो इसलिए ये सेल क्या नहीं होती हैं, डिवाइड नहीं होती हैं, डिवीजन नहीं करती हैं। तो ये सेल साइकिल का इंटरफेज है कुछ इस तरीके से। बाद में ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इस पर बाद में बात करते हैं। अब आते हैं हम प्रोफेज पे। प्रोफेज हो क्या, एम फेज की ही एक अवस्था है जिसे क्या बोला जाता है, प्रोफेज। ये प्रोफेज होती है। प्रोफेज में जो मेन अगर करेक्टर को देखा जाए तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। पहला करेक्टर क्या है, देखो ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। आपको यहाँ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, वो क्या हो रहा है, डॉट 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 करके दिखाई दे रहा है, ये टूट रहा है, डिसअपियर हो रहा है। दूसरा क्या है, से यहां लिख देता हूं दूसरा करेक्टर, ये क्या कर रहा है, टू एपोगेट सेंटर, कैसा राइटिंग आ रहा है गंदा यार,
आप लोगों का राइटिंग अच्छा होगा, मेरा राइटिंग कभी सुधरा ही नहीं। यहाँ से लिखते हैं 2 अपोजिट सेंटर, जो इसके अपोजिट सेंटर होते हैं ना, उसके मध्य के मध्य में क्या होने लगता है, स्पैंडल्स होते हैं। स्पैंडल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये स्पैंडल्स क्या करते हैं, स्पैंडल्स स्पैंडल का फॉर्मेशन कितना, 2 टाइप्स के होते हैं। ये 2 टाइप्स के स्पैंडल होते हैं। मैं इसके नाम भी लिख देता हूँ। स्पैंडल कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है ट्रैक्टियल, फाइवर्स बोलेंगे हम इसे, फाइवर। कितना गंदा राइटिंग आ रहा है, एक के बच्चे की तरह, हाँ? दूसरा होता है, इसमें समझ लेना आप लोग मैं क्या लिख रहा हूँ, नहीं तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं अभी। सुप्रोटिंग्स फाइवर्स, अब तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। ये हो गया बेइज्जती करने पे उतर आया राइटिंग है। इसका नाम होता है ट्रैक्टियल फाइबर, और दूसरा सुप्रोटिंग फाइबर। ठीक है, तो ये 2 फाइबर्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम अलग दिखाई देने लगता है। अगला कैरेक्टर की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम दिखने लगता है। जो इसमें आपको फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये देख पा रहे हो, ये क्या होते हैं, स्पेंडल्स होते हैं। स्पेंडल्स थोड़े अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, न्यूक्लियस थोड़ा गायब हो जाता है, और ये सारे क्या है, सेल के अंगक ऑर्गेनेल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में हो रही हैं, प्रोफेज में। अगर प्रोफेज की देखा जाए तो इसकी कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे 4 अवस्थाएं। अगर हम बात करें इसकी चारों अवस्थाओं की, तो ये देखो इस तरीके से दिखाई देगी। यहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ चारों अवस्थाओं को। देखो हाँ, यहीं बना लेते हैं। पहली अवस्था यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के इस अवस्था को क्या बोलेंगे, ईयरली, अभी बन के तैयारी हुई है, ईयरली प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज। अगली अवस्था यहां बना लेते हैं, इस अवस्था को बोलेंगे मिडिल प्रोफेज। एक अवस्था यहां बना लेते हैं,
कि समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सारी स्टेजों का पता होना चाहिए काम क्या कर रहा है। इसे बोलेंगे लेट प्रोफेज। है ये सारी अवस्था किसकी? प्रोफेज की, प्रोफेज। और एक अवस्था यहीं बना लेते हैं, थोड़ा हम इसे नंबर दे देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। इसे नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, और एक यहाँ बना लेते हैं चौथी अवस्था यहाँ पे, क्योंकि फिर आपको फोटो के पीछे दिखाई नहीं देगा। ये कुछ इस तरीके की अवस्था दिखाई देगी। इसमें क्या होता है, बात करें इसमें क्या पड़ा होता है। इसमें पड़ा होता है न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस पार्ट है। इसमें क्या पड़ा है, इसमें इस तरीके से मटेरियल पड़ा हुआ है, जेनेटिक्स मटेरियल इस तरीके से पूरे में बिखरा हुआ। और ये इस वाली अवस्था में आते होते किसमें, ईयरली में पड़ा हुआ है, इन दोनों अवस्थाओं में, सॉरी इन दोनों अवस्थाओं में। और जैसे ये लेट अवस्था में आता है, यहाँ क्या करने लगता है ये क्रोमोसोम, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आते आते ये क्या है, पूरे अपना स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से दिखाने लगता है। ये, और इसमें क्या जुड़े होते हैं, स्पेंडल्स जुड़े होते हैं। मैं थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ इसे। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर इसमें भी होता है न्यूक्लियस, सॉरी इसमें नहीं होता, इसमें होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पाया जाएगा इसमें, और न्यूक्लियस के ही अंदर क्या है, ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर्स पाए जाते हैं। मैं दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आप देख पाएँ। ये रहा, ये क्या होते हैं, स्पिंडल्स होते हैं। ये 2 स्पिंडल्स हैं, और ये स्पिंडल्स क्या कर रहे होते हैं, इस वाली अवस्था में पूरे इस तरीके से आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ये पूरी तरीके से स्पिंडल्स उसके लिए सेट हो जाते हैं। ये हो रहा है, इस तरीके से इस पर सेट हो जाते हैं। और ये स्पिंडल्स इस तरीके से सेट होने के बाद में फिर ये क्या करते हैं आगे, जो ये वाली अवस्था होती है, ये इसमें क्या है, स्पिंडल ईयरली में अभी बन के तैयार, ये कुछ गोल जैसा दिखता है इस तरीके से। और यहाँ स्पिंडल थोड़ा दूर दूर होने लगते हैं, भागने लगते हैं, किसमें, मिडिल वाली में। ये अवस्थाएं जानना इसलिए ज़रूरी है कि कर कैसे रहा है काम। इसमें थोड़ा देखो इस तरीके से ये अलग अलग हो गए, और ये फिर इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ क्या है, ये कुछ गोल गोल है, किसमें, ईयरली प्रोफेज में। फिर उसके बाद में ये कुछ ऐसा आया, दूर भागा, और यहाँ बिल्कुल अपोजिट चली गई, और उसके बाद यहाँ पे ये इस तरीके का आ गया। ये सारी चीज़ें किसकी हो गई, प्रोफेज की। प्रोफेज में क्या क्या होता है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, इसमें 2 अपोजिट क्या है, सेंट्रोमियर्स। अपोजिट क्या करते हैं, सेंटर्स में के मध्य स्पाइंडल्स का फॉर्मेशन होता है, और दोनों अलग अलग चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्पेंडल्स का फॉर्मेशन 2 टाइप के स्पेंडल्स होते हैं। पहले का नाम क्या होता है, ट्रैक्टियल फाइबर्स, और दूसरा होता है सपोर्टिंग फाइबर्स। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में प्रोफेज में क्रोमोसोम एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद जो अगली अवस्था आती है इसे बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था इसलिए हो जाती है क्योंकि यही वो अवस्था होती है जिसमें क्या है, इसमें जो क्रोमोसोम कंडीशन होती है वो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है।
क्या होता है, देखो इसमें आप देख पा रहे होगे, पहला काम क्या है इसमें, जो क्रोमोसोम है न्यूक्लियर इनेवेल्यूब डिसेमियर मेमोरी, जो इसमें देखो ये न्यूक्लियस क्या है पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। दूसरा, इसमें क्रोमोसोम सेंट्रोमियर्स स्पेंडल्स के मध्य रेखा में क्या है व्यवस्थित हो जाते हैं और मेटाफेज प्लेट पर जुड़ने लगते हैं। ये जो मेटाफेज में की जो प्लेट है एक सीक्वेंस में ये प्रोफेज है, ध्यान दें। इस प्रोफेज में आपके ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, ये लॉन्गली आपको पता होना चाहिए। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज की मैंने बेसिक चीज़ें बता दी। ये कौन सी है, प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज में क्या क्या हो रहा है मैं आपको ओवरऑल बता दूं। इसमें हो रहा है, पहला है न्यूक्लियर इनेवेल्यूब डिसेपियर मेमोरी हो रही है, क्रोमोसोम फ्रॉम टू काइनेटोक्रॉन्स एट द सेंट्रोमियर्स। देखो ये क्रोमेटिड्स दोनों तरफ को सेंट्रोमियर की तरफ खींच रहे हैं। अगला क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम है, जो ये स्पेंडल्स हैं, स्पेंडल से क्या हो रहा है, ये कौन सा पार्ट है, ये है स्पेंडल्स। ये स्पेंडल्स क्या है, स्पेंडल से ये पार्ट क्या है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। देखो जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और यहाँ से क्या है, जो फाइबर्स हैं वो क्या है, इसे पकड़ रहे हैं, इस तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये है, और ये इससे जुड़ पा रहे हैं। तो ये किस में होता है, प्रोमेटाफेज में। इसके बाद जो अवस्था आती है इसे बोलते हैं मेटाफेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है। पहला करैक्टर क्या होता है इसका, इसमें क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और एक प्लेट पे आके जुड़ जाते हैं। जैसे इसमें देखो ये क्या है, एक प्लेट बन रही है। अगर हम इसे थोड़ा लाइटली कलर में देख पाएंगे, ये दिख रहा है आपको, सॉरी, ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक प्लेट। एक प्लेट में क्या है, क्रोमोसोम बिल्कुल एक प्लेट में जुड़ गए। इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम हमें एक प्लेट में कहाँ दिखाई देते हैं। तो प्रोफेज के बाद क्या आती है अगली स्टेप, प्रोमेटाफेज, और प्रोमेटाफेज के बाद मेटाफेज आती है। उसमें क्या है, क्रोमोसोम हमें एकदम एक प्लेट पे दिखाई देने लगते हैं। दूसरा इसमें क्या है, क्रोमोसोम सेंट्रोसोम्स स्पाइंडल्स के मध्य रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं और मेटाफेज प्लेट बन जाती है। यही मेटाफेज प्लेट होती है। क्रोमोसोम अलेज्ड इन द मेटाफेज प्लेट पे बन जाते हैं। बस इतना ही सा करेक्टर है इसमें। दूसरा, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर्स टेट्रल स्पाइंडल्स से जुड़ जाते हैं। जो क्रोमोसोम है अब वो इस तरीके से जुड़ गया, ये क्रोमोसोम है, और इससे देखो ये इस तरीके से जुड़ गए, और ये जुड़ने के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है सभी क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं और ये एक प्लेट से जुड़ते हैं, इस तरीके से ही, और ये आगे जाके कुछ इस तरीके से जुड़ जाते हैं और भी इस तरीके क्रोमोसोम। ये पूरी मेटाफेज हो जाती है, और मेटाफेज के बाद आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, इसमें क्रोमेटिड्स सेपरेटेड टुवर्ड्स ओपोजिट पोल्स, ये अपोजिट पोल पे सेट होते हैं। इसमें क्या है, प्रत्येक क्रोमोसोम के दोनों ओर क्रोमेटिड्स के बीच में प्रतिकर्षण होने लगता है। इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, बहुत देर से चल रहा है ये। इसमें जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम एक क्लियर हो गया होगा कि क्रोमोसोम होता क्या है। इसके बीच में क्या होने लगता है, प्रतिकर्षण होने लगता है, प्रतिकर्षण। और ये प्रतिकर्षण की वजह से क्या होते हैं, बीच में टूटने लगते हैं, खिंचने लगते हैं ये अपने अपने ध्रुवों पे। क्योंकि इसने क्या है, एक क्रोमोसोम, इसे देखें, ये देख पा रहे हो, इधर वाला स्पेंडल से इसे खींच रहा है, ये वाला इधर को खींच रहा है। तो ये क्रोमोसोम कुछ टाइम बाद क्या होता है, प्रतिकर्षण होने की वजह से ये क्रोमोसोम
ये इधर को खींचने लगता है और ये इधर को, और बीच में क्या हो जाता है, ये इस तरीके से ये अलग होने लगते हैं और ये खींचने लगते हैं प्रतिकर्षण। इसमें शेप बन जाती हैं। शेप कौन कौन सी बनती हैं इसमें, जैसे मैंने बताया था, यू, वी और एल, इस शेप के क्रोमोसोम हो जाते हैं। जैसे अगर यू की देखेंगे तो यू वाला क्रोमोसोम कुछ इस तरीके के क्रोमोसोम हो जाते हैं। अगला वी, ज़्यादातर बी के ही क्रोमोसोम होते हैं इस तरीके से, और एल शेप के क्रोमोसोम बन जाते हैं कुछ। तो ये क्रोमोसोम की क्या आ जाती है, शेप आ जाती है। स्पेंडल के बीच में क्या है, पिचक जाते हैं, अतः ध्रुवों की दूरी बढ़ जाती है। और इसके बाद में देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इनके दोनों के बीच की क्या है, ये दूरियां बढ़ जाती हैं, और ये इधर से ये वाला पार्ट इधर को खींचने लगता है और ये इधर को खींचने लगता है, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से ये एनाफेज कंप्लीट होती है। अब आती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज का अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट क्रोमोसोम संतति क्रोमोसोम के सेंटर्स में एकत्रित होकर चल लंबे हो जाते हैं, क्योंकि अब ये दोबारा वही स्थिति आ गई जो प्रोफेज में थी। यहाँ क्रोमोसोम इसके बीच में क्या है, ये बिल्कुल अपनी अपनी तरफ खींच लिया इसने, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। और इसके बाद में इसमें क्या है, न्यू न्यूक्लियस इनवेलप, इसमें क्या है, नया न्यूक्लियस बनने लगता है। अब देखो ये डॉट 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 करके दिखाई दे रहा है, दोबारा न्यूक्लियस आ रहा है। इसमें क्या है, जो स्पिंडल्स होते हैं, स्पिंडल ये वाले, ये क्या हो रहा है, टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं या गायब होने लगते हैं। ये स्पिंडल्स क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, या फिर हम इसे कह सकते हैं छिन्न भिन्न हो जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा देखो इसमें करेक्टर दे रहा है, क्रोमोसोम्स अनफोल्डेड बैक इनटू क्रोमेटिड्स। अगला क्या है, न्यूक्लियर रिपेयर्स, दोबारा न्यूक्लियस आने लगता है। सेल कंटिन्यूअस टू इलोंगेट। तो ये इस तरीके से टीलोफेज कंप्लीट होती है। और टीलोफेज के बाद अब सेल क्या करेगी, दो पार्ट में डिवाइड होने लगेगी। कैसे, ये अवस्था कुछ सेल इस शेप में आगे जाके ऐसे बनने की कोशिश करती है, क्योंकि अब न्यूक्लियस यहाँ पे आने लगा, और न्यूक्लियस आ जाएगा तो यहाँ न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखो अगली स्टेप में हम देखते हैं, ये होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या है, ये सेल डिवाइड हो रही है और पूरा तरीके से ये अलग होने वाली है। यही टीलोफेज है। टीलोफेज में हम और डिटेल में बात करते हैं। दोनों ही टीलोफेज हैं। टीलोफेज के साथ साथ हम इसमें साइटोकाइनेसिस पे बात करेंगे। तो देखो इसे इस यहाँ पे समझने की कोशिश करें। सेल में क्या पड़ रही है, एक खांच पड़ रही है, न्यू न्यूक्लियस। ये जो खांच है, गैप है, इससे क्या होगा, अब ये सेल यहाँ देखो न्यूक्लियस बनना है दोबारा, और ये आगे चल के दो सेलों का निर्माण करती हैं, एक सेल और दो सेल, और इन दोनों सेलों में क्या है, फिर न्यूक्लियस आ जाता है। अच्छा ये बताइए कौन सी सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, कमेंट बॉक्स में मुझे बता के दीजिएगा। ये न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से फिर वही क्रोमोसोम फोल्डिंग स्टेज में पड़ा होगा। ये क्रोमोसोम ऐसे पड़ा रहता है। तो ये दोनों सेल क्या थी, ये मदर सेल थी, और मदर सेल से क्या बनी, डॉटर सेल बनी, और डॉटर सेल क्या करेगी, फिर ग्रोथ करेगी, बड़ी होगी, फिर जाके वो कैसी सेल बन जाएगी, मदर सेल बन जाएगी, फिर वो अपना डॉटर सेल बनाएगी। इसी साइकिल को क्या बोला गया, लाइफ साइकिल। ठीक है, समझ आ रहा है, यही चीज मैं बता रहा। अब ये होता क्या है, जैसे इसमें बॉडी के घाव, काम क्या हो रहा है इसमें सेल डिवीजन में, पहला है बॉडी के जो घाव बनना है, घावों को भरने में यूज हो रही है। अगर सेल डिवाइड, नई सेल नहीं बनेगी तो क्या है, दोबारा नहीं होगी। दूसरा
रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन, कभी कभी क्या है, कुछ ऑर्गन में टूट फूट हो जाती है, उनको क्या करता है ये दोबारा बनाता है। तो ये बहुत सारे काम हैं जिससे सेल डिवीजन, तो सेल डिवाइड अब ये खत्म होता है। इस पे हम थोड़ी नज़र डालते हैं। ये इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया स्ट्रक्चर है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्रोमोसोम, जैसे प्रोफेज में क्या है क्रोमोसोम, इसे हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ये क्या हो रहा है, क्रोमोसोम कंडेंसेड एंड बिकॉज विजुअल, यहाँ क्रोमोसोम विजुअल दिखने लगता है। अब जैसे मेटाफेज में क्या दिखा रहा है, क्रोमोसोम आर लाइनेड अप एट द मेटाफेज प्लेट, यहाँ प्लेट पे क्रोमोसोम आ जाते हैं। एक देखो सेंट्रल प्लेट पे, ये एक ही डायग्राम में उसने सारी चीजें खत्म करने की कोशिश की है। यहाँ क्या है प्रोमेटाफेज, देखो यहाँ पे डिस्कस किया इसने। आप अगर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज पे ही डिस्कस करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। किस पे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, इस तरीके से करेंगे। साइटोकाइनेसिस में क्या है, देखो ये सेल दो जगह डिवाइड हो गई। हम ओवरऑल जितना हमने पढ़ा है उसको अभी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं। इसमें क्या है, न्यूक्लियर इनवेल्यूप, पहली जो प्रोफेज है यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। दूसरी में क्या है, प्रोमेटाफेज में, इसमें क्या है, क्रोमोसोम कंटिन्यूस टू कंडेंस हो रहा है यहाँ पे। यहाँ अगले में क्या है, काइनेटोक्रोज अपीयर्स एट द सेंट्रोमियर्स, और अगली स्टेप में क्या करता है ये माइटोसिस, स्पिंडल्स माइक्रोट्यूबुल्स आर्च काइनेटोस, ये काम कर रहा है। इसके बाद ये क्या करेगा, जो एनाफेज है, एनाफेज में क्या है, सेंट्रोमियर्स स्पिंडल इन टू, और क्या है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स नाउ कॉल्ड सेलिड क्रोमोसोम्स आर फुल्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स। यहाँ पे क्या है, देखो ये अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। अपोजिट पोल ये दिख रहा है, किधर जा रहा है ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट पोल पे। यहाँ क्या है, एक प्लेट पे बिल्कुल एक लेयर में आ जाते हैं, ये वाला समझ आए। और यहाँ क्या होता है, ये न्यूक्लियर इम्यूलेट मटेरियल्स सराउंड्स ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दोबारा से न्यूक्लियस आने लगता है। क्रोमोसोम्स अरीव एट अपोजिट पोल्स एंड विंग्स टू डिकंडेंसेस हो जाती है। इसमें अगले में क्या होता है, जो टीलोफेज है, द माइटोटिक स्पाइंडल्स ब्रेक डाउन्स, और अगली स्टेप होती है इसमें स्पाइंडल फाइबर्स कंटिन्यूस टू पोस्ट पोल्स अपीयर्स। साइटोकाइनेसिस में क्या है, एनिमल सेल्स ए क्लीवेज फ्रको, ये फ्रको है ना, इसी को बोलते हैं खांच, फ्रको। मैं थोड़ा इसे क्लीन कर देता हूं, एक मिनट। हाँ, जो फ्रको है ये मेन पार्ट होता है। फ्रको का मतलब क्या है, जो यहाँ पे ये खांच आ रही है, ये वाली खांच, ये खांच को ही क्या बोलना है, फ्रको, क्लीवेज के लिए सेपरेटेड इन द डॉटर सेल, ये खांच आ रही है, फिर ये क्या है, दो डॉटर सेल बना रही है। प्लांट सेल आर प्लेट, प्लांट सेल में क्या होता है, प्लेट आती है। एनिमल सेल में क्या है, फ्रैको आता है, खांच आती है। ये चीज ध्यान रखना, आपको मैंने क्लासरूम में भी इसे बताया है डिटेल में। प्लांट्स में क्या है, इसमें प्लेट आती है, प्लेट। प्रेक्यूसर्स टू ए न्यू सेल्स विल सेपरेट्स द डॉटर सेल, तो इस तरीके से ये बनती है। ये सारा किसका दिखाया जा रहा है आपको, 5 म्यू। तो थैंक फॉर वॉचिंग, आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, धन्यवाद। अपनी राय
कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और अगली वीडियो सेकंड लेक्चर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन मियोसिस पर आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। कोशिश करें अपने जो दोस्त हैं उनके लिए ये डाटा भेजें। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। अपने दोस्तों से एक सब्सक्राइब करने में कौन सा आपका पैसा खर्च हो रहा है, केवल उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से कराएं, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपका भी अच्छे से अच्छी जानकारी समय से घर बैठे पहुंचती रहे। थैंक यू।